हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आरएल के क्लासेज में। दोस्तों अभी हमारा जो चल रहा है वो बीएड का पेपर अधिगम एवं शिक्षण, इसके कुछ वीडियो हम आप तक पहुंचा चुके हैं और आज भी हम इसी का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आए हैं जिसको आप एग्ज़ाम में देख सकेंगे, क्योंकि यहाँ पर हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं। तो आज जो टॉपिक हमने लिया है वो है शिक्षण के सिद्धांत। शिक्षण के सिद्धांत ये मान के चलिए दोस्तों, अगर आप बीएड का एग्ज़ाम दे रहे हैं और ये पेपर हो या आपका सब्जेक्ट का जो यानी कि शिक्षण विषय का जो पेपर है उसके अंदर शिक्षण के सिद्धांत प्रश्न आपको देखने को जरूर मिलेगा। तो वीडियो को जरूर देखिए, पूरा देखिए और अंत तक देखिए, ठीक है। वीडियो आपको अच्छा लगे तो शेयर जरूर करना और लाइक करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखें। आप इसकी पीडीएफ भी ले सकते हैं। आप इसकी पीडीएफ आपको मिलेगी कहाँ? हमारा एक ब्लॉग है rlkclasses.in, वहाँ जाकर आप इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं दोस्तों। तो चलिए टॉपिक आज का जो है शुरू करते हैं। टॉपिक का नाम है दोस्तों हमारा शिक्षण के आधारभूत सिद्धांत। शिक्षण के आधारभूत सिद्धांत, चलिए देखते हैं शिक्षण के आधारभूत सिद्धांत कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले हम चर्चा करते हैं कि अर्थशास्त्री हैं यानी कि अर्थशास्त्र के जो वैज्ञानिक हैं वो मानते हैं कि सभी प्रकार की शिक्षण प्रक्रिया के कुछ आधारभूत सिद्धांत होते हैं। ये मानते हैं कि क्या है, जो शिक्षण प्रक्रिया है उसके कुछ सिद्धांत जरूर होते हैं, ठीक है। शिक्षण प्रक्रिया इन्हीं के संदर्भ में होनी चाहिए और जो हम बच्चों को शिक्षण कार्य करवाते हैं वो किसके संदर्भ में होनी चाहिए? सिद्धांत के। किसके? जो शिक्षण के सिद्धांत है उन पर, उनके संदर्भ में होने चाहिए, ठीक है। शिक्षण का आशय अधिगम प्रक्रिया को सीखने के लिए आधार तैयार करना है। शिक्षण का आशय क्या है? अधिगम प्रक्रिया को सीखने के लिए एक आधार तैयार करना होता है। अब हम बात करते हैं कुछ प्रमुख सिद्धांतों के बारे में। तो आपको पेपर में ध्यान रखिएगा, आपको 3 सिद्धांत भी पूछ सकते हैं, 5 भी पूछ सकते हैं या समस्त सिद्धांत भी पूछ सकते हैं। तो यहाँ पर हम टोटल 10 जो है सिद्धांतों की बात करने वाले हैं, एक एक करके इनकी बात करते हैं। चलिए, पहला आता है रुचि का सिद्धांत। रुचि का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इंटरेस्ट। प्रिंसिपल ऑफ इंटरेस्ट, समझ गए? रुचि का सिद्धांत यानी कि पाठ्यक्रम में रुचि का महत्व दिया है। पाठ्यक्रम में किसका महत्व दिया है? रुचि का, इंटरेस्ट का। रुचिपूर्ण पाठ्यक्रम होने के कारण विषय को शीघ्र ही आत्मसात कर लेता है। यानी कि अगर पाठ्यक्रम में रुचि है तो वो विषय क्या होगा? शीघ्र ही आत्मसात होगी, यानी कि हमारी आत्मा को लगेगी। एक जो है अर्थशास्त्र है पीडी पाठक एवं त्यागी, ये 2 हैं। इन्होंने देखो क्या बताया, रुचि उत्पन्न करने की विधियां बताई है। पहली कौन सी है? विषय को क्रिया एवं उद्देश्य से सहसंबंध करवाना। जो विषय है उसको उद्देश्य के साथ क्या करवाएं? सहसंबंध करवाएं। क्रियाशीलता के सिद्धांत का अनुकरण। क्रियाशीलता यानी करके सीखना, क्रिया, ठीक है। तीसरा है शिक्षण का जीवन के साथ संबंध और चौथा है जिज्ञासा की जागृति और 5वां है पाठ्य विषय के ज्ञान का समुचित उपयोग। तो ये इन विधियों के बारे में किसने बताया है? पीडी पाठक और त्यागी ने बताया है। ध्यान रखिएगा, 5 चीजें बताई हैं, 5 विधियां बताई हैं। कौन कौन सी है? विषय को क्रिया एवं उद्देश्य में सहसंबंध करवाना है, क्रियाशीलता के सिद्धांत का अनुकरण करना है, शिक्षण का जीवन के साथ संबंध जोड़ना है और जिज्ञासा की जागृति करवानी है, यानी कि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा जिज्ञासा यानी जिज्ञासु हो सके। पाठ्य विषय के ज्ञान का समुचित उपयोग करना। ये 5 क्या है? रुचि उत्पन्न करने की विधियां हैं, ठीक है। तो इन रुचियों के आधार पर क्या होना चाहिए? पाठ्यक्रम होना चाहिए ताकि बच्चा आसानी से क्या हो, उसमें रुचि ले, पढ़ सके और विषय का जो ज्ञान उसको हुआ है उसको ग्रहण करके आगामी जीवन में काम में ले सके। अब हम दूसरा जानते हैं क्रियाशीलता या करके सीखने का सिद्धांत। क्रियाशीलता या करके सीखने का सिद्धांत। तो देखिए, करके सीखना या क्रियाशीलता, क्रियाशीलता या करके सीखने का सिद्धांत प्रभावशाली है। प्रभावशाली है यानी कि एक चीज वो है जो आप किसी से सुन के करते हो और एक वो है जो आप खुद स्वयं करते हो। तो उस चीज में अंतर जरूर होता है, क्योंकि जो हम खुद करके सीखते हैं वो हमेशा क्या होता है? प्रभावशाली होता है, इफेक्टिव होता है। सभी बालक कुछ करके ही सीखना चाहते हैं। बालकों में यह मनोवृत्ति प्रायः पाई जाती है। बालक जब किसी भी कार्य को करते हैं तो एकदम एकाग्र चित्त हो जाते हैं। यानी कि बालक अगर किसी चीज को स्वयं करते हैं तो वो क्या होते हैं? पूरा एकाग्र चित्त होकर उस कार्य को करते हैं।
शारीरिक रूप से क्रियाशील बालक मानसिक रूप से भी एकदम सावधान रहते हैं। जो शारीरिक रूप से क्रियाशील बालक है वो मानसिक रूप से भी क्या हो जाएगा, एकदम क्रियाशील हो जाएगा। और परिणाम क्या निकलेगा, सीखने की प्रवृत्ति का विकास होगा। इसका परिणाम क्या निकलेगा कि सीखने की जो प्रवृत्ति है उसका बच्चे में क्या होगा, विकास होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। संस्कृत के विद्वान कालिदास, व्यास, कालिदास और व्यास यानी वेद व्यास आदि ने क्रियाशीलता को ही महत्व दिया है। सही बात है, क्योंकि क्रियाशीलता को महत्व दिया है तो बच्चे क्या करेंगे, करके सीखेंगे। ह्यूरिस्टिक पद्धति, प्रोजेक्ट पद्धति, किंडरगार्टन पद्धति, मोंटेसोर पद्धति, डाल्टन प्रणाली इत्यादि का मूलाधार भी क्या है, क्रियाशीलता या करके सीखने का सिद्धांत ही है। इसलिए क्या करना चाहिए कि पाठ्यक्रम में जरूर जरूर क्रियाशीलता या सीखने की प्रवृत्ति का सिद्धांत होना चाहिए। अब तीसरे सिद्धांत की बात करते हैं, निश्चित उद्देश्य का सिद्धांत। यानी कि ऐसा कोई पाठ्यक्रम नहीं है जिसका कोई सिद्धांत या उद्देश्य नहीं हो, ऐसा कोई उद्देश्य नहीं हो। ठीक है, तो पाठ्यक्रम या कोई भी हम जो टॉपिक पढ़ते हैं उसका कोई ना कोई उद्देश्य जरूर होता है। यह आपने बीएड में अच्छे से देखा होगा। तो निश्चित उद्देश्य का सिद्धांत देखते हैं। यह सिद्धांत पाठ को रोचक बनाता है। अध्यापक की गद्य, नाटक, निबंध क्या पढ़ाना है, जो वस्तु प्रस्तुत करना है उसका उद्देश्य एकदम निश्चित होना चाहिए। जैसे हम लेसन प्लान तैयार करते हैं तो उसका कोई ना कोई उद्देश्य जरूर होता है, और इसी प्रकार से जो पाठ्यक्रम है उसका भी एक निश्चित क्या होना चाहिए, सिद्धांत होना चाहिए, उद्देश्य होना चाहिए। ठीक है, अब हम बात करते हैं अगला 4 नंबर का जो सिद्धांत है, प्रेरणा का सिद्धांत। प्रेरणा का सिद्धांत, इसमें देखिए क्या होता है। डॉक्टर शालिग्राम त्रिपाठी के अनुसार देखिए, शिक्षण के पूर्व यदि बालक को पाठ के संदर्भ के विषय में रुचि उत्पन्न कर दी जाए, यानी कि शिक्षण करवाने से पहले बालक को उसी विषय के उपलक्ष्य में अगर रुचि उपलब्ध करवा दी जाए तो बालक प्रेरित होकर के पाठ को सावधानी एवं रुचि पूर्वक पढ़ता है। यानी कि बच्चे को उस टॉपिक से रिलेटेड कोई कहानी सुना दिया, कोई जोक्स वगैरह सुना दे तो बच्चा उसमें रुचि लेगा और उसको पूरी अच्छी सावधानी से और रुचिपूर्वक ढंग से उस पाठ को सुनेगा। ठीक है, तो प्रेरणा उत्पन्न करने के लिए विभिन्न क्रीड़ा, जैसे खेल वगैरह है ना, क्रीड़ा विधि, उदाहरण विधि यानी कि उदाहरण देकर, प्रश्नोत्तर विधि, प्रश्नोत्तर पूछ के आदि का आश्रय लिया जाता है। पाठ्य सहगामी क्रियाओं द्वारा भी पाठ के विषय में ज्ञान दिया जाता है। तो आशा करता हूं आपको ये समझ में आ रहा होगा प्रेरणा का सिद्धांत। यानी कि बच्चों को पहले मोटिवेट करना है, पढ़ने से पहले उसको क्या करना है, उसकी रुचि उत्पन्न करवानी है। वो रुचि आप खेल विधि के माध्यम से, उदाहरण विधि के माध्यम से, प्रश्नोत्तर विधि के माध्यम से भी करवा सकते हैं। तो ये हो गया पाठ्यक्रम का चौथा सिद्धांत। अब हम आगे बढ़ते हैं और 5वें सिद्धांत की बात करते हैं, आवृत्ति का सिद्धांत। नंबर 5 कौन सा है, आवृत्ति का सिद्धांत। आवृत्ति के माध्यम से कठिन विषय को भी समझ लिया जाता है। ठीक है, यानी कि आवृत्ति एक ऐसी चीज है, रिवीजन। आवृत्ति का मतलब क्या है, रिवीजन। और रिवीजन के माध्यम से हम जो कठिन चीज है उसको भी आसानी से समझ सकते हैं। ठीक है, तो पाठ को समझकर दोहराने से ज्ञान स्थायी हो जाता है। यानी कि एक पाठ को आप एक बार पढ़ोगे आपको हार्ड लगेगा, दोबारा पढ़ोगे तो बच्चों को कम हार्ड लगेगा, तीसरी बार पढ़ोगे तो सरल हो जाएगा, चौथी बार पढ़ोगे तो पूरा याद हो जाएगा, 5वीं बार पढ़ोगे तो पूरा उसके एकदम रट जाएगा दिमाग में। ठीक है, तो जितनी बार पढ़ोगे, बार बार उसकी पुनरावृत्ति करोगे, रिवीजन करोगे तो ज्ञान क्या होगा, स्थायी होगा। ठीक है, ये हो गया 5वां सिद्धांत। अब बात करते हैं 6वें सिद्धांत की, व्यक्तिगत विभिन्नताओं को स्वीकार करने का सिद्धांत। व्यक्तिगत विभिन्नताओं का स्वीकार करने का सिद्धांत। तो देखिए, इस पृथ्वी पर या एक कक्षा के अंदर जो भी विद्यार्थी होते हैं वो व्यक्तिगत भिन्नताओं का मतलब होता है कि उनकी जो मानसिक एबिलिटी है, जो समझने की शक्ति है वो अलग अलग होती है। कुछ बालक मंद होते हैं तो कुछ क्या होते हैं, प्रबुद्ध होते हैं। ठीक है, यानी कि कुछ तो प्रतिभाशाली होते हैं और कुछ मंद बुद्धि होते हैं, यानी कमजोर बच्चे होते हैं। तो इन दोनों टाइप के बच्चों को ध्यान में रखते हुए ही हमें क्या करना चाहिए, पाठ्यक्रम का निर्माण करना चाहिए। तो इस सिद्धांत पर हमें क्या करना चाहिए, ध्यान देना चाहिए। व्यक्तिगत विभिन्नताओं को स्वीकार करने का सिद्धांत। आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। यानी कि व्यक्तिगत विभिन्नता क्या होती है कि एक कक्षा के अंदर मान लो 100 बच्चे हैं तो 100 के 100 ना तो वो क्या है, इंटेलिजेंट हैं और ना ही 100 के 100 कमज़ोर हैं, क्योंकि उसमें मिक्स बच्चे भी हैं। कुछ मोर इंटेलिजेंट हैं, कुछ बहुत कमज़ोर हैं और कुछ मिडिल है यानी नॉर्मल है। ठीक है, तो इसी प्रकार की विभिन्नताओं को क्या कहते हैं, व्यक्तिगत विभिन्नता कहते हैं।
ठीक है। तो इन सभी बच्चों को देखते हुए, सभी बच्चों का लेवल देखते हुए जो सिद्धांत तैयार किया जाए उसी के आधार पर क्या हो, पाठ्यक्रम हो। अब आगे बढ़ते हैं। अगला सिद्धांत आता है जीवन से संबंध स्थापित करने का सिद्धांत। जीवन से संबंध स्थापित करने का सिद्धांत यानी कि पाठ्य वस्तु या जो पाठ्यक्रम है, उस पाठ्यक्रम में जो हम पढ़ा रहे हैं बच्चों को, वो पढ़ाई बच्चों के दिन प्रतिदिन काम आने वाली है कि नहीं, या आगे बच्चे के जीवन से जुड़ी हुई उसके अनुभवों को बच्चा किस प्रकार सीख सकता है, वो अपने आप को अभिव्यक्त कर सकता है और उससे उस ज्ञान का उपयोग वो आगामी समय में कर सकता है। तो वो क्या है, जीवन से संबंध। यानी कि ऐसा सिद्धांत ऐसा है कि पाठ्य वस्तु ऐसी होनी चाहिए जिसका बच्चे को क्या हो, उसके जीवन से रिलेटेड होनी चाहिए। ठीक है। इसमें प्रायोगिक, सिद्धांतिक एवं वास्तविकता को महत्व देना चाहिए। यानी कि जो ज्ञान देते हैं वो कैसा होना चाहिए, प्रयोगात्मक होना चाहिए, सैद्धांतिक होना चाहिए और वास्तविकता से रिलेटेड होना चाहिए। ठीक है। अब बात करते हैं 8वां, निर्माण व मनोरंजन का सिद्धांत। निर्माण व मनोरंजन का सिद्धांत। तो छात्रों से जो भी क्रियाएं कराई जाए वे सार्थक होनी चाहिए, सरल होनी चाहिए, आमोद प्रमोद एवं मनोरंजन युक्त होनी चाहिए। इसके अनेक लाभ हैं। छात्रों में रचनात्मक शक्ति का और स्वतः अध्ययन, चिंतन, मनन और क्रियात्मक प्रवृत्ति का विकास करता है। ठीक है। यानी कि बच्चों के अंदर क्या है, जो भी पाठ्यक्रम या पाठ्य सामग्री आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो उसमें क्या होना चाहिए, थोड़ा बहुत मनोरंजन, हंसी मजाक भी होनी चाहिए, ताकि इसके अनेक लाभ हैं जिससे बच्चे के अंदर रचनात्मक शक्ति का विकास होगा, स्वतः अध्ययन यानी सब अध्ययन करेगा और चिंतन करेगा, मनन करेगा, क्रियात्मक प्रवृत्ति का विकास होगा। तो इस प्रकार से मनोरंजन के बहुत सारे क्या हैं, फायदे हैं। ठीक है। तो इसको पाठ्यक्रम में रखना चाहिए। अब बात करते हैं 9वें सिद्धांत की, चयन का सिद्धांत। चयन का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन। अध्यापक सभी विषयों का संपूर्ण ज्ञान बालक को दे, ऐसा संभव नहीं है। ठीक है। क्योंकि सभी विषयों का ज्ञान एक अध्यापक के पास कभी भी नहीं होता। ठीक है। हालांकि होता है लेकिन बाकियों का थोड़ा थोड़ा होता है, अपने विषय का ज्ञाता होता है शिक्षक। अध्यापक तो पाठ्यक्रम से भी विषय वस्तु को बड़ी सावधानी से चयन करके उसके अनेक समक्ष प्रस्तुत करता है। इतिहास का अध्यापक शिवाजी राणा प्रताप के संबंध में एक ही अंतर यानी कि एक ही पीरियड में कर सकता है या कह सकता है या बता सकता है। ठीक है। अनेकों में भी इसका चयन स्वयं अध्यापक ही कक्षा स्तर के वातावरण के अनुकूल करता है। यानी कि एक शिक्षक ही ऐसा होता है जो उसको एक तो सभी विषयों का ज्ञान तो नहीं होता है, लेकिन वो फिर भी क्या है, दूसरे वस्तुओं से जोड़कर उस विषय वस्तु को बच्चों तक पहुंचा देता है। अब हम अंतिम सिद्धांत की बात करेंगे जिसका नाम है लोकतंत्रीय व्यवहार का सिद्धांत। लोकतंत्रीय व्यवहार का सिद्धांत। शिक्षक का व्यवहार छात्रों, अपने सहकर्मियों, समाज के अन्य लोगों आदि के साथ कैसा होना चाहिए, लोकतंत्रात्मक होना चाहिए। यानी कि छात्रों के साथ, सहकर्मियों के साथ, समाज के लोगों के साथ लोकतांत्रिक क्या होना चाहिए, व्यवहार होना चाहिए। छात्रों के सहयोग के साथ पाठ को सुव्यवस्थित रूप से प्रस्तुत करना चाहिए। छात्रों के सहयोग से पाठ को क्या करना चाहिए, सुव्यवस्थित रूप से प्रस्तुत करना चाहिए। छात्रों का सहयोग लेने से उनमें स्वतः क्रियाशीलता का विकास होता है। अगर छात्रों का सहयोग हम लेंगे तो क्या होगा, उनमें स्वतः क्रियाशीलता यानी कुछ करके सीखने की क्षमता विकसित होगी, तो बच्चों का क्या होगा, आगे विकास होगा। तो दोस्तों आज हम क्या पढ़े थे, ये हमने कुछ सिद्धांत पढ़े हैं, 10 सिद्धांत पढ़े हैं, और ये 10 सिद्धांत किसके हैं आपको अच्छे से पता होना चाहिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट पेपर है, पेपर का प्रश्न है ये, और आपको एग्जाम में देखने के लिए जरूर मिलेगा। तो शिक्षण के आधारभूत सिद्धांत थे। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।